जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरे वीडियो आपको लगातार प्राप्त हो रहे हैं। पुराने वीडियो और आगे की वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए दोस्तों, हमारा कक्षा 9वीं विषय गणित में बहुपद वाला अध्याय चल रहा है। इसमें हमने पिछली बार शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय इन दोनों का प्रयोग किया था और उसके कुछ सवाल हल किए थे। आज हम बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाए। बच्चों को इसके गुणनखंड करने में बहुत परेशानी आती है। मैं एक बहुत ही सिंपल सी मेथड आपको बताऊंगा, जिससे आप आसानी से बहुपद के गुणनखंड कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, कैसे गुणनखंड करना है। तो आपको मैंने ये उदाहरण के तौर पर प्रश्नावली 2.4 का चौथा प्रश्न उदाहरण के तौर पर लिया है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि गुणनखंड करना है बहुपद के, तो ये 3 पद वाला गुणनखंड है। इसमें एक मध्य पद होता है। तो मैं जो आज विधि बता रहा हूँ ये मध्य पद में ही लगती है। अगर 2 पद वाला या 4 पद वाला होगा तो उसमें यह विधि नहीं लगती। और एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि सभी बहुपदों के गुणनखंड हो ये जरूरी नहीं, या गुणनखंड विधि से उनको हम 2 भाग में तोड़ पाएँ ये जरूरी नहीं है। कुछ ही बहुपद होते हैं जिसमें गुणनखंड होता है। तो दोस्तों, ये जो विधि है 3 पद वाले बहुपद में लगती है, त्रिपदी में लगती है। और इसको इंग्लिश में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी कहा गया, अर्थात बीच के पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। अब इसको कई लोग कहते हैं कि इसको ऐसे तोड़ना कि इसका जोड़ या घटाओ और उन अंकों का गुणा इनके बराबर हो। तो दोस्तों यह विधि हम प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको रफ कार्य करना है थोड़ा सा। तो x की घात 2 का जो गुणांक होता है उसका और जो अचर पद है उसका आप रफ में गुणा कर लीजिए। बहुत सिंपल और साधारण तरीके से विधि बता रहा हूँ। हमेशा पहले पद का गुणांक और अचर का गुणांक आप कर लीजिए। ये गुणा कर लिया। अब इसको 1 से भाग देना शुरू करना है। हमें शुरुआत करना है, इसको भाग देना है, लेकिन कहाँ से? 1 से। तो सबसे पहले आपने 1 से भाग दिया तो दोस्तों उत्तर आएगा 12। फिर इसको हम 2 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 6। फिर इसको हम 3 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 4। फिर हम इसको 4 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 3। दोस्तों, जब अंक एक जैसे आ जाएं तो उससे आगे भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अंक आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे 3 और 4, 3 और 4, बस इससे आगे अब आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है? अचर के आगे धन लगा प्लस। अगर यहाँ प्लस लगा है तो इनको प्लस करना है, और अगर यहाँ माइनस लगा है तो इनको घटा करके देखना है। और उस जोड़ने पर या घटाने पर आपका मध्य पद आ जाना चाहिए। उसी अंकों का हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर धन है तो देखो 12 और 1 13 है, जबकि हमें चाहिए 7। तो ये जोड़ा हमारे किसी काम का नहीं। 2 और 6 होता है 8, यहाँ पर 7 है, ये मेरे किसी काम का नहीं। लेकिन 3 और 4 होता है 7, तो 7 आ रहा है, तो दोस्तों ये मेरे काम का है। खाली इसलिए ये रफ वर्क किया जाता है। बहुत आसान है। पहले और आखिरी अंक का गुणा करके लिख लें। हमेशा 1 से शुरू करना है भाग देना। इसी संख्या में जो भी उत्तर आता है इसमें 1 से भाग दिया, क्या उत्तर आया वो लिख लिया। 2 से भाग दिया, क्या उत्तर आया वो लिख लिया। 3 से भाग दिया, क्या उत्तर आया वो लिख लिया। 4 से भाग दिया, क्या उत्तर आया लिख लिया। जिससे भाग नहीं जाए उसको छोड़ देंगे। जैसे मान लो 5 से इसमें कोई भाग नहीं जाता तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे अंक रिपीट हो जाएं उसके आगे भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर दे भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जोड़ना है या घटाना वो अचर पद का चिन्ह तय करेगा। अगर यहाँ पर धन है तो जोड़ करके देखिए, और अगर यहाँ ऋण है तो घटा करके देखिए। ठीक है। अब आप देखें 3 और 4 7 होता है, या 4 और 3 7 होता है। दोनों में से किसी को भी ले लीजिए।
लेकिन बड़ा अंक हम पहले लिखेंगे, बस इतना रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया 12x की घात 2 ऋण बड़ा अंक, इसमें से 4 और 3 में से बड़ा अंक है 4x, धन करने से आया इसलिए धन करके लिखेंगे 7x धन 1। तो दोस्तों देखो जो मध्य पद है उसको 2 भाग में मैंने तोड़ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम कोष्टक को ओपन करेंगे। यहाँ बाहर माइनस है इसलिए चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोष्टक के बाहर माइनस हो तो माइनस का गुणा होने से चिन्ह बदल जाते हैं। ये धन का था तो ये ऋण का हो गया। अब प्रथम 2 पद और अंतिम 2 पद में कॉमन लेते हैं। तो आपको याद है प्रथम 2 पद और अंतिम 2 पद में कॉमन लेना, तो 12 और 4 दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है। और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो जो छोटी घात है वो कॉमन आती है। यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो 1 घात कॉमन आएगी। तो देखो 4 से 12 में भाग दिया तो 3, और x की घात 2 में x से भाग दिया तो x। यहाँ ऋण है तो ऋण 4 एकम 4, x एकम 1 मतलब 1 बार। अब दोस्तों यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 और 1 में आपको ऐसा लगता है कि कोई कॉमन नहीं है, तो वास्तव में वहाँ पे 1 कॉमन होता है। यहाँ 1 से यहाँ x नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं आएगा। अब ऋण के कारण देखो यहाँ पर 1 के साथ ऋण है, चिन्हों का ध्यान रखना है। 1 के साथ ऋण है तो यहाँ चिन्ह बदलेंगे, 3x ऋण 1। अब 3x ऋण 1 यहाँ भी है, 3x ऋण 1 यहाँ पर है पूरे इसमें, तो पूरे में से कॉमन आएगा 3x ऋण 1। तो क्या क्या बच गया, 4x बच गया और यहाँ से ऋण 1 बच गया। तो दोस्तों ये हो गए गुणनखंड। सिंपल विधि है, लेकिन 1-2 सवाल और करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। मैं एक सवाल का और चयन करता हूँ। एक और सवाल है दोस्तों आपके सामने, प्रश्नावली 2.4 के चौथे प्रश्न का तीसरा। आपकी पाठ्य पुस्तक से सवाल ले रहा हूँ ताकि आपके हल सॉल्यूशन भी आ जाए। वही काम करना है आपको, पहली संख्या और आखिरी संख्या अर्थात x की घात 2 का गुणांक और अचर पद, इन दोनों का गुणा हम कर लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों 6 गुणित 6 आया 36। और जो भी गुणनफल आता है उसमें हम भाग देना स्टार्ट करेंगे और उत्तर भी लिखते जाएंगे। तो मैंने इसमें जब 1 से भाग देता हूँ तो उत्तर 36 आता है, 2 से भाग देता हूँ तो 18 आता है, 3 से भाग देता हूँ तो 12 आता है, 4 से भाग देता हूँ तो 9 आता है, 5 से इसमें भाग नहीं जाएगा, 6 से भाग देता हूँ तो 6 आता है, 7 से भाग नहीं जाएगा, 8 से भाग नहीं जाएगा, 9 से भाग चला जाएगा। तो दोस्तों अंक रिपीट हो गए। और जब अंक रिपीट हो जाए तो उससे आगे भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ये अंक रिपीट हो गए, इससे आगे आपको नहीं जाना। अब इसमें से कौन सा जोड़ा मेरा काम का है वो निर्भर करेगा कि अचर पद का चिन्ह क्या है। तो अचर पद का चिन्ह है ऋण, तो मुझे ऋण करके देखना है। तो दोस्तों इसको घटाया तो 5 नहीं आता है, इसको घटाया तो भी 5 नहीं आता है, इसको घटाया दोस्तों तब भी 5 नहीं आता है, लेकिन इसको घटाने पर 5 आ जाता है। इसको घटाने पर 5 आ जाता है, वो भी ऋण का, और मुझे ये ऋण के कारण। लेकिन आपको अंक का चयन करना है, इसलिए धन ऋण को यहाँ पर ध्यान नहीं देते कि 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो दोस्तों 9 में से 4 हमने कहा था बड़ा अंक पहले लिखना है, तो 9 में से 4 गया तो 5 बन जाता है और ये ऋण 6। इस तरह से अंकों का चयन किया जाता है, बहुत सरल विधि है। अब प्रथम 2 पद और अंतिम 2 पद में से कॉमन लेना है आपको। तो देखो 6 और 9 इसमें 3 कॉमन है। यहाँ पे 1 से यहाँ भी 1 से तो छोटी घात कॉमन आएगी। 3 का 6 में भाग दिया 2, x का x की घात 2 में भाग दिया x, धन की जगह दिन। 3 का 9 में भाग दिया 3, x का x में भाग दिया तो 1 ऋण। यहाँ पे 4 और 6 है, तो 4 और 6 में क्या कॉमन आएगा, तो दोनों 2 कॉमन आएगा, लेकिन बाहर ऋण है, ये ध्यान रखना। x नहीं आएगा क्योंकि एक जगह तो है पर एक जगह नहीं, बाहर ऋण भी है, ये भी ध्यान रखना। तो 2 दूना 4 x और ये हो जाएगा धन का 2 3 6, चिन्ह बदल जाते हैं। 2x धन 3 यहाँ भी है, 2x धन 3 यहाँ भी है, तो फिर से पूरे सिस्टम में से कॉमन आ जाएगा। 3x ऋण 2 बचेगा ये और ये। तो दोस्तों ये इस तरह से गुणनखंड
हो जाता है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। दोस्तों एक और सवाल आपके सामने, 3x ऋण x ऋण 4, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं, समान प्रक्रिया, प्रथम अंक और लास्ट अंक दोनों का गुणा, 3 का 4 से गुणा, उत्तर आया 12। 12 को मैंने 1 से भाग दिया तो उत्तर आएगा 12, 2 से भाग दिया तो 6 आएगा, 3 से भाग दिया तो 4 आएगा, 4 से भाग दिया तो 3। अंक रिपीट हो गए, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अचर पद ऋण में है, इसलिए हमें ऋण से यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1 लाना है, और जब अंक ना हो तो 1 लाना होता है, लेकिन घटा कर, तो हम यहाँ घटा करके 1 लाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं घटाता हूँ तो 1 नहीं आता है, यहाँ पर घटाता हूँ तो 1 नहीं आता है, लेकिन 4 और 3 को घटाता हूँ तो 1 आ जाएगा। मतलब 4 और 3 का प्रयोग करना है, वो भी घटा कर। तो 3x की घात 2 ऋण 4 और 3 में बड़ा अंक है 4, छोटा अंक है 3, और घटाने से आया है इसलिए ऋण 4। कोष्टक को खोल दें, ऋण के कारण कोष्टक लगाना पड़ता है क्योंकि चिन्ह बदलते हैं, इसलिए हमने कोष्टक लगा करके लिखा है। ऋण 4x और ऋण धन 3x और ऋण 4, प्रथम 2 अंक में से कॉमन, अंतिम 2 अंक में 2 पदों में से कॉमन। तो 3 और 4 ऐसे अंक हैं इसमें से कोई कॉमन नहीं आता तो हम 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर x कॉमन आएगा, तो x कॉमन आने से 3x ऋण 4 बचेगा। धन यहाँ भी कोई कॉमन नहीं इसलिए 1 मान लेते हैं, 3x ऋण 4, 3x ऋण 4, 3x ऋण 4 दोनों में है इसलिए फिर से कॉमन x धन 1। दोस्तों बहुत सरलतम तरीके से इसको समझाया है और ये बहुत सरल विधि है, इससे बहुत आसानी से बिना गलती किए आप बहुपदों के गुणनखंड कर पाएंगे। मेरे इसी प्रकार के और सरलतम विधि वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।